तुम्हें अंदाजा भी है, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जुनैरा, इन किताबों को आग लगाओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे प्रोजेक्ट से ज्यादा अहम तुम्हारा घर बसाना है। अब्बा, आप उसे आग लगाने की बात कैसे कर सकते हैं? मैंने 4 साल अपनी नींदें और अपनी सेहत इस डिग्री के लिए कुर्बान की है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, मेरा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल वो होता है जो शौहर के घर से जुड़ा हो। ये डिग्री तो हमने सिर्फ इसलिए दिलवाई थी कि कल को तुम्हारे ससुराल वाले ये ना कहें कि बहू जाहिल है, वरना नौकरी करवाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और ना ही सुफियान के घर वाले इसकी इजाजत देंगी। अम्मी, अगर सुफियान मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है तो वो मेरी मेहनत की कदर क्यों नहीं करेगा? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलकर अपना मौकफ बयान करना चाहती हूँ। पागल मत बनो जुनैरा, वो लोग पुराने ख्यालात के मालिक हैं। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि तुम शादी के बाद घर से बाहर कदम निकालना चाहती हो तो वो एक मिनट नहीं लगाएंगे रिश्ता तोड़ने में। क्या तुम चाहती हो कि बाप की पगड़ी उछले? लेकिन अब्बा, मेरा फाइनल प्रोजेक्ट कल जमा होना है। अगर मैं आज उन लोगों के सामने बैठ के मुस्कुराती रही और मेरा काम मुकम्मल ना हुआ तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुझे सिर्फ आज की रात चाहिए। रातें अब तुम्हारे ससुराल की तैयारियों के लिए है। ये नक्शे और डिजाइन अब किसी काम के नहीं। जाओ और जाकर वो मैरून रंग का भारी जोड़ा पहनो जो तुम्हारी सास ने खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा है। वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें इन बिखरे हुए बालों और सियाह हल्कों के साथ देखें। अम्मी, क्या मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं? क्या मैं सिर्फ एक शो पीस हूँ जिसे डिग्री का तड़का लगाकर बेचा जा रहा है? जुबान संभाल के बात करो जुनैरा, ये सब तुम्हारे भले के लिए। एक बार अच्छे घर में कदम जम गई तो फिर जो मर्जी करना। अब खामोशी से वो करो जो कहा जा रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुनैरा ने लरसते हाथों से अपनी ड्राइंग शीट्स को समेटा और अलमारी में उस मैरून रंग के जर्ग बर्ग जोड़े को देखा जो उसे अपनी आज़ादी की जंजीर लग रहा था। अब्बा, अगर सुफियान ने शादी के बाद मुझे पढ़ने या काम करने से रोक दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कोई नहीं मरता, सब औरतें ऐसे ही घर बसाती हैं। तुम भी आदी हो जाओगी। अब ये बहस खत्म करो और चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर बाहर आओ। वो गाड़ी रुकने की आवाज आ गई है। जुनैरा बेटा, वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जल्दी से ये ट्रे पकड़ो और ध्यान रहे, हाथ ना कांपे। तुम्हारी सास की नज़र बहुत तेज है। अम्मी, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी नुमाइश में जा रही हूँ जहाँ मेरी डिग्री नहीं बल्कि मेरी खामोशी की कीमत लगाई जाएगी। फजूल बातें मत करो। देखो, सुफियान भी साथ आया है। कितना वजीह और सुलझा हुआ लड़का है। तुम्हारी किस्मत खुल गई है, वरना आजकल ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। सुनैरा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, चारों तरफ खामोशी छा गई, और सुफियान की माँ ने उसे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे वो कोई सामान खरीद रही हो। माशाल्लाह, हमारी बहू तो तस्वीर जैसी है, और सुना है पढ़ाई में भी बहुत तेज है। क्यों सुनैरा बीबी? जी, वो बस फाइनल ईयर चल रहा है, कल ही मेरा प्रोजेक्ट जमा होना है। जुनैरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया तो उसके बाप ने उसे आंखों ही आंखों में टोका। अरे भाई, तालीम तो बस घर संभालने का सलीका सिखाती है, बाकी असल काम तो घरदारी ही है। हमें खुशी है कि जुनैरा ने आर्किटेक्चर पढ़ा है। हमारे नए बंगले के इंटीरियर में इसकी राय काम आएगी। क्यों सुफियान? सुफियान ने मुस्कुराते हुए जुनैरा की तरफ देखा और कहा कि बिल्कुल अम्मी, लेकिन पहले जुनैरा अपनी डिग्री मुकम्मल कर ले। वैसे जुनैरा, आपका क्या इरादा है? शादी के बाद प्रैक्टिस करने का सोचा है या बस घर ही संभालना है? जुनैरा के बोलने से पहले ही उसके अब्बा बोल पड़े कि नहीं बेटा, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अब ये सब आप लोगों की मर्जी पर है। हमारे यहाँ लड़की शादी के बाद नौकरी नहीं करती। जुनैरा भी बस शौक के लिए पढ़ रही थी। जुनैरा का जी चाहा कि वही चीख पड़े कि ये शौक नहीं, मेरी जिंदगी की मेहनत है, लेकिन उसकी माँ ने उसका बाजू दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। सुफियान की माँ ने चाय का सिप लेते हुए कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें ऐसे ही बहू चाहिए जो घर को वक्त दे सके। नौकरी करने वाली लड़कियां तो घर बर्बाद कर देती हैं। सुफियान को भी बाहर काम करने वाली बेगम नहीं चाहिए। जुनैरा ने सुफियान की आंखों में देखा जहां उसे कोई हमदर्दी नजर न आई, बल्कि एक फातहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो भी इस फैसले का हिस्सा हो। बेटा जुनैरा, जाए सुफियान को जरा बाहर लॉन दिखा कर लाए। आपस में दो बातें कर लें तो बेहतर है, अम्मी ने मौका गनीमत जानते हुए कहा। जुनैरा खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। उसका जहन अभी तक उस अधूरे प्रोजेक्ट में अटका हुआ था जिसके कमरे में मेज पे पड़ा उसे पुकार रहा था, जबकि उसके सामने उसका होने वाला शौहर उसे अपनी जिंदगी के असूल समझाने के लिए तैयार खड़ा था। सुफियान, आपको अंदाजा भी है जिस डिग्री को मेरे घर वाले महज एक शौक कह रहे हैं, उसके पीछे मेरी कितनी रातों की नींदें और कितना खून पसीना शामिल है।
زنیرہ نے لان کے کونے میں کھڑے ہوتے ہی ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ سفیان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ زنیرہ، ہر لڑکی یہی کہتی ہے، یونیورسٹی لائف میں سب کو لگتا ہے کہ وہ دنیا بدل دے گی، لیکن عملی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک ایسے گھر میں آنا ہے جہاں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پھر نوکری کی ضد کیوں؟ یہ ضد نہیں سفیان، یہ میری شناخت کا سوال ہے۔ میں نے 4 سال نقشے بنانا سیکھا ہے، عمارتوں کی بنیادیں کیسی رکھی جاتی ہیں یہ پڑھا ہے۔ کیا یہ سب اس لیے تھا کہ میں آپ کے نئے بنگلے کے پردوں کا انتخاب کروں؟ دیکھو زنیرہ، بحث کو طول دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری امی نے پہلے ہی صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے خاندان میں عورتیں باہی کام نہیں کرتی، اور میں اپنی امی کے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں کیا۔ آپ کو اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو یہ خواب ابھی یہیں چھوڑنے ہی ہوں گی۔ ویسے بھی ایک عورت کا اصل کام اپنا گھر اور بچوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں کہ میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا؟ ضرورت کی بات نہیں ہے سفیان، بات میری قابلیت کی ہے۔ کل میرا فائنل پروجیکٹ ہے اور میرے ابا نے مجھے اسے مکمل کرنے سے روک دیا، صرف اس لیے کہ آج آپ لوگوں نے آنا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ہے؟ سفیان نے گھڑی دیکھی اور بیزاری سے کہا کہ زنیرہ، آج کی رات آپ کے لیے اتنی اہم ہے تو آپ اس پر توجہ دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ شادی کے بعد آپ کی ترجیحات بدل جانی چاہیے۔ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے گھر آنے پر میرا استقبال کرے، نہ کہ وہ کسی آفس میں بیٹھ کر نقشے بنا رہی ہو۔ سچ کہوں تو مجھے آپ کی یہ خود اعتمادی اچھی لگی تھی، لیکن آپ کی یہ زبان درازی مجھے تھوڑا پریشان کر رہی ہے۔ زبان درازی نہیں سفیان، میں صرف اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ کیا آپ مجھے صرف ایک موقع نہیں دے سکتے کہ میں اپنی ڈگری کے بعد کم از کم 1 سال انٹرنشپ کر سکوں؟ بالکل نہیں، شادی کے فوراً بعد ہی ہم ہنی مون کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ کیا آپ وہاں بھی اپنے لیپ ٹاپ پر نقشے بنا رہی ہوں گی؟ زنیرہ، زندگی کو جینا سیکھو، ان کتابوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میری کزن نے بھی ایم اے کیا تھا اور اب وہ ماشاء اللہ 3 بچوں کی ماں ہے اور بہت خوش ہے۔ آپ بھی خوش رہیں گی۔ زنیرہ کو لگا جیسے اس کے سامنے کھڑا شخص اس کی روح کو کچل رہا ہے۔ اس کی امید تھی کہ شاید سفیان اس کی بات سمجھے گا، لیکن وہ تو اس کے خوابوں کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہ تھا۔ سفیان، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں کیونکہ ہماری سوچ نہیں ملتی تو؟ سفیان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور اس نے زنیرہ کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا کہ آپ ایسا کبھی نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کے ابا نے میری ابا سے زبان دی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ جیسے گھرانوں کی لڑکی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتی۔ اس لیے یہ بغاوت کے خیال ذہن سے نکال دیں اور کل کے پروجیکٹ کی فکر کریں، کیونکہ پرسوں ہماری منگنی ہے اور میں آپ کو میرون جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زنیرہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں دھنس جائے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں گر رہی ہے جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ سفیان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو اسے دہکتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہوا، اور کہا کہ چلیے اب اندر چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، اور ہاں، چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ لائیں، سب کو لگنا چاہیے کہ آپ بہت خوش ہیں۔ زنیرہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لان میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے مقتل کی طرف جا رہی ہے، جہاں اس کے خوابوں کو ذبح کرنے کی پوری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اندر پہنچتے ہی سفیان کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ کیوں سفیان میاں، ہوگی بات چیت؟ پسند ہے نا ہماری پسند؟ سفیان نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر اسپات میں سر ہلایا اور کہا کہ جی امی، زنیرہ بہت ہی سمجھدار ہے، ہماری بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیوں زنیرہ؟ زنیرہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تنبیہ اور التجا تھی۔ اس نے بوجھل آواز میں کہہ دیا کہ جی، اور اس ایک لفظ کے ساتھ ہی اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول دیا۔ زنیرہ، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ 2 بجے ہیں رات کے اور تمہارے کمرے کی لائٹ ابھی تک چل رہی ہے۔ کیا فائدہ ان دیواروں پر لکیریں کھینچنے کا جب تمہاری تقدیر کی لکیریں تمہارے ابا پہلے ہی کھینچ چکے ہیں؟ امی پلیز مجھے تنگ نہ کریں، کل صبح 9 بجے مجھے یہ پروجیکٹ ہر حال میں یونیورسٹی پہنچانا ہے۔ یہ میری 4 سال کا نچوڑ ہے، میں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، چاہے میری شادی کسی سے بھی ہو جائے۔ زنیرہ کی ماں نے بیزاری سے اس کے کمرے میں بکھرے ہوئے چارٹس اور پیمانے دیکھی اور ایک لمبی آہ بھر کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، سفیان کتنا اچھا لڑکا ہے، شکل و صورت، خاندان، پیسہ، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، وہ تمہیں رانی بنا کے رکھے گا۔ تم کیوں ان فضول کاموں میں اپنی جان کھپا رہی ہو؟ کل جب وہ لوگ انگوٹھی پہنانے آئیں گے اور تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہوں گی تو وہ کیا سوچیں گی؟ امی، سفیان رانی بنا کر نہیں بلکہ ایک قیدی بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ آج لون میں اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے میری ڈگری سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں بس گھر کی سجاوٹ بن کے رہوں۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی مستقبل چاہیے تھا؟
बेटियों का मुस्तकबिल उनका घर ही होता है जुनैरा। हमने तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम किसी से पीछे ना रहो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर बसाना ही छोड़ दो। तुम्हारा अब्बा का ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है। अगर कल तुमने यूनिवर्सिटी जाने की जिद की और वहां मेहमानों के आने का वक्त हो गया, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं सिर्फ इसलिए कि अब्बा का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे? अम्मी, ये नाइंसाफी है। मैं सिर्फ कल का दिन मांग रही हूँ, मुझे मेरा प्रोजेक्ट डिफेंड करने दी। उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूँगी। नहीं जुनैरा, कल सुबह से पार्लर वाली आ जाएगी। फिर तुम्हारी सास ने कहा है कि वो तुम्हें अपने खानदानी जेवर पहनाएंगी। तुम्हारे पास सांस लेने का वक्त नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी का किस्सा आज रात यहीं ख़त्म कर दो। जुनैरा ने गुस्से और दुख से अपनी पेंसिल पकड़ा और जोर से चार्ट पे एक लकीर खींची। उसका दिल कर रहा था कि वो सब कुछ फाड़ फेंक दे। क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जो मुझे एक फैसले का इख्तियार भी ना दे सकती। आप लोग मुझे एक पढ़े लिखे जानवर की तरह बेचें, जिसकी कीमत उसकी डिग्री से लगाई गई है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं। जुबान संभाल के बात करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। कल जब तुम उस घर में जाओगी और गाड़ियों में घूमोगी, तो तब तुम्हें हमारी बातें याद आएंगी और तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। अब ये लाइट बंद करो और सोने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती कि कल तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लगे। अम्मी ने जाते जाते लाइट बंद कर दी, लेकिन जुनैरा अंधेरे में भी अपनी ड्राइंग टेबल के सामने बैठी रही। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसके महीने की मेहनत से बने हुए नक्शे पर गिरकर स्याही फैला रहे थे। उसे लग रहा था कि ये नक्शा नहीं, बल्कि उसके ख्वाबों का जनाजा है जो धीरे धीरे धुंधला रहा है। उसने मोबाइल फ़ोन उठाया और अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त को मैसेज करना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। उसे याद आया कि अब उसकी ज़िंदगी के फैसले कोई और कर रहा है, और कल सुबह उसे एक ऐसी मुस्कुराहट पहननी है जो उसके अंदर के सारे दुख छुपा ले। वो अंधेरे में ही दोबारा खड़ी हुई और अपने लैपटॉप की मध्यम रोशनी में उस अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने लगी, ये जानते हुए भी कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी किसी इमारत की शक्ल न ले पाएगा। लेकिन वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न थी। बाहर से अब्बा के खांसने की आवाज़ आ रही थी, जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि उसकी आज़ादी की कीमत उसके बाप की सेहत और ख़ानदान की नाम निहाद इज्जत है। जुनैरा ने गहरी सांस ली और अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए दोबारा काम शुरू कर दिया। ये उसके अपने ख्वाबों के लिए आखिरी जंग थी, जो वो इस खामोश रात में तन्हा लड़ रही थी। जुनैरा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मैं नीचे मेहमानों को संभाल रही हूँ। सुफियान की वालदा बार बार तुम्हारा पूछ रही है और तुम अभी तक किसी बोसीदा बैग को सीने से लगाए खड़ी हो। अम्मी, मैं जा रही हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट अधूरा नहीं छोड़ सकती। मेरी असाजा मेरा इंतज़ार कर रही हैं और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। तुम पागल तो नहीं होगी जुनैरा? नीचे सुफियान अंगूठी लिए खड़ा है। पूरे खानदान के सामने हमारी नाक कट जाएगी। तुम्हारे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगी। खुदा के लिए ये जिद छोड़ दो और ये जोड़ा संभालो। अम्मी, अब्बा की इज्जत मेरी डिग्री से ज़्यादा प्यारी नहीं हो सकती। अगर आज मुझे खुद को साबित ना करने दिया गया, तो मैं सारी जिंदगी एक बोझ बन के जीऊंगी। मैं बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। जुनैरा ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने सुफियान खड़ा था। उसके चेहरे पर वो रिवायती मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। सुफियान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो नीचे होना चाहिए था। जुनैरा ने घबरा कर बैग पीछे छुपाया। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था जुनैरा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भागने की तैयारी कर रही हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस घर से इस हाल में निकल पाओगी? सुफियान, प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश ना करें। मैं अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। आपकी अम्मी और मेरे घर वाले जो कर रहे हैं वो गलत है। सुफियान खामोशी से जुनैरा के करीब आया और उसके हाथ से वो भारी बैग छीन लिया। सुफियान, ये क्या बदतमीजी है? मेरा बैग वापस करें। जुनैरा की आवाज़ चीख में बदलने ही वाली थी कि सुफियान ने बैग खोला और उसमें से प्रोजेक्ट की फाइल निकाल कर देखने लगा। जुनैरा का दिल डूबने लगा। उसे लगा कि अब सुफियान उसकी मेहनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन सुफियान ने फाइल बंद की और अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर जुनैरा की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? जुनैरा ने हैरत से पूछा। ये गाड़ी की चाबी है, पीछे वाले दरवाजे से निकलो। मैंने ड्राइवर को पहले ही कह दिया है कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर आए। तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट है। मैं नीचे सबको मसरूफ़ रखूंगा, लेकिन अगर तुम वक्त पर वापस ना आई, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। सुफियान, आप मेरा साथ दे रहे हैं? जुनैरा की आंखें हैरत से फैल गईं। वक्त ज़ाया मत करो जुनैरा, वक्त ज़ाया मत करो जुनैरा। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो अपनी पहली बड़ी जंग लड़े बगैर ही हथियार डाल दे। मैंने कल लॉन में जो कुछ कहा वो सबके सामने कहना मेरी मजबूरी थी, ताकि अम्मी को शक ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ख्वाबों का कातिल बनना चाहता हूँ। अब जाओ, इससे पहले कि अब्बा ऊपर आ जाए।
जुनैरा ने लरजते हाथों से चाबी पकड़ी और सुफियान की आंखों में देखा, जहां अब एक फातहाना नहीं बल्कि एक सच्ची हमदर्दी मौजूद थी। सुफियान, अगर मैं पकड़ी गई तो फिर समझ लेना कि हमारी मंगनी आज ही टूट जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी जल्दी अपना प्रोजेक्ट डिफेंड करके इस महरून जोड़े में वापस आती हो। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। जुनैरा बगैर कुछ कहे तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेजी से जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसकी उसे तवक्का नहीं थी। उसका दुश्मन ही उसका सबसे बड़ा मददगार बन के सामने आया था। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक खतरनाक मोड़ पे मुड़ चुका था। जुनैरा के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे और उसका सांस पूरी तरह फूल रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो घर की पिछली गली से निकलकर सड़क पे आ चुकी है, जबकि पीछे ड्राइंग रूम में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा लगने वाला था। गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए उसने बार बार घड़ी की तरफ देखा। 9 बजने में सिर्फ 9 मिनट बाकी थे और शहर की ट्रैफिक उसे किसी दुश्मन की तरह लग रही थी। खुदा के लिए ये सिग्नल खुल जाए। अगर आज मैं लेट हो गई तो सुफियान का भरोसा भी टूट जाएगा और मेरा मुस्तकबिल भी हमेशा के लिए अंधेरी में डूब जाएगा। जुनैरा ने खुद से कलाम करते हुए एक लंबी आह भरी। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची, उसने देखा कि उसके क्लास फेलोज अपनी फाइलें संभाले हॉल की तरफ जा रहे हैं। सबने उसे भारी महरून काम वाले जोड़े में देखकर हैरत से अपनी जगह छोड़ दी, क्योंकि ये किसी तालिब इल्म का लिबास नहीं बल्कि एक दुल्हन का रूप था। जुनैरा, तुम इस हाल में? क्या तुम्हारी मंगनी नहीं थी आज? उसकी बेहतरीन दोस्त मारिया ने हैरत से उसका रास्ता रोका। मारिया, मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। क्या ज्यूरी पहुंच चुकी है? क्या मेरा नंबर गुजर तो नहीं किया? जुनैरा ने हाँफते हुए पूछा। नहीं, अभी पहली प्रेसिडेंट अंदर गया है, लेकिन तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सुफियान, वो तो बहुत सख्त, ये सुना है मैंने। मारिया, सुफियान ने ही मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। मुझे किसी भी तरह अपना प्रोजेक्ट डिफेंड करना है। प्लीज़ मेरा कार्ड रीडर चेक करो कि चल रहा है या नहीं। जुनैरा ने लरजते हाथों से लैपटॉप बैग से निकाला। उधर हॉल के अंदर प्रोफेसर जेब अपनी ऐनक दुरुस्त करती हुई अगला नाम पुकार रही थी। जुनैरा की बारी आने ही वाली थी कि उसे अपने मोबाइल पर सुफियान का मैसेज मसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी सास तुम्हें नीचे बुला रही है। मैंने कह दिया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम आराम कर रही हो, लेकिन अब्बा को शक हो रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट बाकी हैं। जुनैरा को लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसे एक तरफ अपनी ख्वाब नजर आ रही थी और दूसरी तरफ सुफियान का वो वकार जो उसने उसके लिए दाव पे लगा दिया था। जुनैरा ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों के गोशे साफ किए और जैसे ही प्रोफेसर ने उसका नाम पुकारा, वो पूरे एतमाद के साथ हॉल के अंदर दाखिल हुई। उसका वो मैरून जोड़ा हॉल की तेज लाइटों में चमक रहा था। ज्यूरी के मेंबरान उसे हैरत से देख रहे थे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। मिस जुनैरा, क्या आपको मालूम है कि आपका फाइनल ज्यूरी डिफेंस है? आपका लिबास तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। प्रोफेसर जेब ने तंजिया लहजे में पूछा। सर, मेरा लिबास मेरी मजबूरी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट मेरी काबिलियत है। मैं यहाँ एक डिज़ाइनर के तौर पर आई हूँ, एक दुल्हन के तौर पर नहीं। अगर आप इजाज़त दी तो मैं शुरू करूँ? जुनैरा की आवाज़ में वो इस्तकाम था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने स्लाइड्स चलाई और जब उसने अपने डिज़ाइन करदा अस्पताल के नक्शे की तफसीलात बताना शुरू की, तो पूरा हॉल खामोश हो गया। उसकी आवाज़ में वो दर्द और जज्बा था जो सिर्फ उस वक्त आता था जब इंसान सब कुछ दाव पर लगा चुका हो। लेकिन बाहर बरामदे में जुनैरा का भाई दानिश अचानक नमूदार हुआ, जिसे सास ने जुनैरा को नीचे लाने के लिए भेजा था, और वहां जुनैरा की गाड़ी गायब देखकर उसका माथा ठनका था। दानिश ने जब जुनैरा के कमरे का खाली दरवाज़ा देखा और नीचे खड़ी गाड़ी गायब पाई, तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो दीवाना वार ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहां सुफियान के घर वाले मिठाइयाँ खा रही थी। अब्बा, जुनैरा घर पर नहीं है, वो अपनी यूनिवर्सिटी भागी है, और सुफियान की गाड़ी भी यहाँ नहीं है। दानिश की आवाज़ ने ड्राइंग रूम में बम की तरह काम किया। क्या बकवास कर रही हो दानिश? वो तो ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही है। सुफियान ने खुद कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बा ने बदहवासी में सुफियान की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सुफियान की माँ ने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब जामुन वापस प्लेट में रखा और जहरीली नज़रों से सुफियान को देखा। सुफियान, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने हमें धोखा दिया? सुफियान कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसके हाथ से इशारे से रोक दिया। बस सुफियान, मुझे लग रहा था कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। जो लड़की मंगनी वाले दिन घर से भाग सकती है, वो कल को हमारे खानदान की नाक को कैसे नहीं कटवाएगी? जुनैरा के अब्बा ने हाथ जोड़ दिए। भाभी जी, मेरी बात सुने। वो बच्ची है, उसे जुनून है पढ़ाई का।
मैं अभी उसे घसीट के वापस लाता हूँ। नहीं भाई साहब, अब बहुत देर हो चुकी है। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो शादी से पहले ही शोहर को उंगलियों पे नचाना सीख गई हो और जिसके लिए डिग्री की अहमियत ससुराल की इज्जत से ज्यादा हो। सुफियान की माँ खड़ी हो गई और अपने शौहर को भी इशारा किया। अरे समधी जी, आप तो बैठे, मैं अभी जुनैरा को फोन करता हूँ, वो बस आती ही होगी। अब्बा की आवाज लरज रही थी। फोन करने की जरूरत नहीं है। जो लड़की भाग के यूनिवर्सिटी जा सकती है वो कल को किसी गैर मर्द के साथ भी भाग सकती है। हमें क्या पता कि वो वहां किससे मिलने गई है। सुफियान की माँ के अल्फाज ने जुफैरा के अब्बा के चेहरे पर थप्पड़ की तरह काम किया। अम्मी जुबान संभाल के बात करें, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए गई है, किसी से मिलने नहीं। सुफियान ने पहली बार बुलंद आवाज की। तुम तो खामोश ही रहो सुफियान। तुमने उसका साथ दे के साबित कर दिया कि तुम भी उसकी रंगीनियों में शामिल हो। हम तो एक शरीफ खानदान की लड़की लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो आज़ादी के नाम पर आवारगी सिखाई जा रही है। सुफियान की माँ ने अपना पर्स उठाया और जुनेरे की माँ की तरफ मुड़ी, जो सोफे पर ढेर हो चुकी थी। अपनी बेटी की ये मैरून कमीज अपने पास ही रखें, शायद किसी और को बेवकूफ़ बनाने के काम आ जाए। हमारे लिए तो ये रिश्ता आज और अभी ख़त्म हो गया। ऐसी बदचलन और खुदसर लड़की को हम अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देंगे। सुफियान के अब्बा ने भी उठते हुए कहा कि भाई साहब, आपने हमें बहुत ही मायूस किया। बेटियों को इतनी छूट नहीं दी जाती कि वो बाप की पगड़ी पैरों तले रौंद दे। वो लोग गुस्से और हकारे से पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। सुफियान ने एक आखिरी नज़र जुनैरा के अब्बा पर डाली, जो अपनी पगड़ी थामे वही फर्श पर बैठ गई थी, और फिर वो भी बोझल कदमों से अपनी माँ के पीछे चला गया। दानिश ने गुस्से में मेज पे पड़ा कांच का गुलदान दीवार पे दे मारा। अब्बा, देख लिया आपने, इस एक लड़की की वजह से आज हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं भी यूनिवर्सिटी जाके उसे उसके बालों से पकड़ के लाता हूँ। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूनिवर्सिटी के हॉल में तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि जुनैरा को अपनी जीत का एहसास हुआ। ज्यूरी ने उसके डिज़ाइन को उस साल का बेहतरीन प्रोजेक्ट करार देते हुए उसे गोल्ड मेडल के लिए नामजद कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने हॉल से बाहर कदम रखा तो सामने दानिश को खड़े पाया, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। दानिश भाई, आप यहाँ? देखिए, मेरा प्रोजेक्ट सबको पसंद आया, मैंने टॉप किया है। जुनैरा ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि दानिश ने उसका बाजू इतनी जोर से मरोड़ा कि उसके हाथ से फाइल गिर गई। चुप कर जो बदबख्त लड़की, तुम्हारे स्टॉप करने ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम यहाँ मेडल्स के ख्वाब देख रही हो और वहाँ सुफियान के घर वाले हमारे मुंह पे थूक कर चले गए हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? दानिश ने उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ धकेला। जुनैरा जब घर पहुंची तो पूरे सहन में मातम का समा था। अब्बा सर पकड़े जमीन पर बैठे थे और अम्मी मुसल्ले पर बैठी जोरों कतार रो रही थी। अब्बा, मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपना हक लेने गई थी। हक? कैसा हक जुनैरा? वो हक जो बाप की इज्जत नीलाम करके मिलता है। अब्बा की आवाज इतनी कमजोर थी कि जुनैरा का कलेजा मुंह को आ गया। तुम्हारी सास ने जो बातें सुनाई है, काश मैं वो सुनने से पहले मर जाता। उन्होंने तुम्हें बदचलन कहा। उन्होंने कहा कि जो लड़की मंगनी से भाग सकती है वो कल को किसी के साथ भी भाग जाएगी। अब बताओ, तुम्हारी इस डिग्री ने हमें कौन सा वकार दिया है? अब्बा, वो लोग जाहिल हैं। सुफियान ने खुद मुझे भेजा था ताकि मैं अपना मुस्तकबिल बचा सकूं। जुनैरा ने रोती हुई सफाई देनी चाहिए। सुफियान ने तुम्हें नहीं भेजा था, बल्कि तुमने उसे बेवकूफ़ बनाया। उसकी माँ तो कह रही थी कि तुमने उसे जादू टोना करके अपने काबू में किया हुआ है। जुनैरा, तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया। अब कौन आएगा तुम्हारे बूढ़े बाप के दरवाजे पर रिश्ता लेकर? मोहल्ले भर में बात फैल चुकी है कि लड़की मंगने वाले दिन घर से फरार हो गई थी। अम्मी, खुदा के लिए आप तो समझी, मैंने सिर्फ 4 साल की मेहनत जाया होने से बचाई है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खामोश हो जाओ, तुम्हारी तालीम ने तुम्हारी जबान दराज कर दी है। काश हम तुम्हें स्कूल भी ना भेजते। कम से कम आज हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। ये महरून जोड़ा उतारो और इसे आग लगा दो, क्योंकि अब कोई तुम्हें बया कर नहीं ले जाएगा। तुम अब इस घर में एक बोझ बन के रहोगी, जिसका बोझ हम सारी जिंदगी उठाएंगे। दानिश ने जुनैरा की फाइल उठाकर सहन में फेंक दी और उस पर अपना पैर रखकर उसे मसल दिया। जुनैरा अपनी इस कामयाबी को मिट्टी में मिलते देख रही थी, जो चंद लम्हे पहले उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन वही अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। घर की दीवारों से आती तानों की आवाज़ें उसे बता रही थी कि एक बेटी की कामयाबी की कीमत उसके खानदान के नज़दीक कुछ भी नहीं, अगर इससे उनकी खुद साख्ता अना को ठेस पहुंचे। जुनैरा के कमरे की खिड़की पे होने वाली हल्की सी दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसने डरते डरते पर्दा हटाया तो सामने सुफियान खड़ा था, जिसने खामोशी से अपने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। जुनैरा, ये देखो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरा नंबर इसलिए मिलाया क्योंकि तुम्हारा फ़ोन बंद था।
शहर की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर फर्म ने तुम्हें जॉब की ऑफर की है। तुम्हें कल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। सुफियान, आपको अंदाजा भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? अब्बा ने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया है। दानिश भाई मेरी किताबें जलाने की धमकियां दे रहे हैं और आप मुझे जॉब की खुशखबरी सुना रही हैं। अब इसका क्या फायदा जब हमारी मंगनी टूट चुकी है और आपकी माँ ने मुझ पे इतने गलीज इल्जामात लगाए हैं। जुनैरा, मैं जानता हूँ कि जो हुआ वो बहुत बुरा था। अम्मी ने जो कहा मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तुम सच्ची हो। मैंने इसलिए तुम्हें सपोर्ट किया था ताकि तुम अपनी पहचान बना सको। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो उन सब की बातें सच हो जाएंगी। सुफियान, आप क्यों मेरा साथ दे रहे हैं? आपके घर वाले तो आपके लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ रहे होंगे। वो आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से करेंगी जो उनकी मर्जी के मुताबिक चले। फिर आप मेरा साथ देकर अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? जुनैरा, शायद मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं सिर्फ अम्मी की मर्जी का गुलाम हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें इस हॉल में अपने ख्वाबों के लिए लड़ते देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। तुम्हारी वो हिम्मत मेरा गरूर बन गई है। मैंने अम्मी से कह दिया है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, चाहे वो कितना ही बड़ा रिश्ता क्यों ना लाए। सुफियान, ये पागलपन है। मेरे घर वाले मुझे अब आपके नाम पर भी जान से मार देंगे। उन्हें लगता है कि आपने मुझे बिगाड़ा है और आपकी अम्मी को लगता है कि मैंने आप पर जादू कर दिया है। करने दो उन्हें बातें जो करनी है। मैं कल सुबह तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम्हें इस फिल्म में ज्वाइन करना होगा। ये तुम्हारे करियर का सवाल है। अगर तुम एक बार भी कामयाब हो गई तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। लेकिन सुफियान, अम्मी ने बताया है कि कल आपके घर रिश्ते वाले आ रहे हैं। आपकी खाला की बेटी का जिक्र हो रहा है। क्या आप उनका सामना कर पाएंगी? वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं जुनैरा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता सोचा है। बस तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें इस कैद से निकाल के रहूंगा। जुनैरा ने अंधेरी में सुफियान का हाथ थाम लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने वाला कोई मौजूद है। लेकिन उसके दिल में एक खौफ अभी भी बाकी था कि अगर दानिश या अब्बा ने उसे इस तरह देख लिया तो क्या होगा। सुफियान, आप अभी जाएं। अगर दानिश भाई जाग गए तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि कल सुबह किसी तरह घर से निकल सकूं, लेकिन आप मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जुनैरा, चाहे सारी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए। ये जॉब तुम्हारा पहला कदम है और मैं इस कदम में तुम्हारे साथ हूँ। अभी आंसू पूछ लो और कल के लिए तैयार हो जाओ। हमें साबित करना है कि एक बेटी की डिग्री बोझ नहीं बल्कि फख्र होती है। सुफियान अंधेरे में गायब हो गया और जुनैरा वहीं खड़ी सोचती रही कि मोहब्बत और करियर की ये जंग उसे किस मकाम पर ले जाएगी, जहाँ एक तरफ सुफियान के घर वालों की नफरत थी और दूसरी तरफ उसके अपने घर वालों की झूठी अना का पहाड़। अम्मी, क्या मैं आज एक घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? यूनिवर्सिटी से कुछ ज़रूरी कागजात लेने हैं, जिनके बगैर मेरी 4 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सुनैरा, अभी कल वाला तमाशा ख़त्म नहीं हुआ और तुम्हें फिर से बाहर जाने की सूझ रही है। अब तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेगी, तभी तुम टिक कर बैठोगी। तुम्हारे अब्बा ने साफ कह दिया है कि अब अगर तुमने दहलीज पार की तो तुम्हारा जनाजा ही इस घर में वापस आएगा। लेकिन अम्मी, मुझे जॉब की पेशकश हुई है। अगर आज मैं चली गई तो हमारी माली परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। मैं अब्बा का सहारा बनना चाहती हूँ। जॉब, लानत भेजती हूँ ऐसी जॉब पर जिसकी वजह से हमारी नाक कट गई। वो सुफियान की माँ कल मोहल्ले में कह कर गई है कि तुम आवारा हो। अब क्या तुम नौकरी करके उनकी बातों पर मोहर लगानी चाहती हो? जुनैरा ने खामोशी से दुपट्टा संभाला और पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ दानिश अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहा था। ओए, कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ, वरना मैं टांगे तोड़ दूंगा। दानिश भाई, खुदा के लिए मुझे जाने दी। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं वापस आकर आपको जो सजा देनी हो दे लीजिएगा। तुम एक कदम भी बाही नहीं निकालोगी जुनैरा। मैंने अब्बा से वादा किया है कि तुम्हारी निगरानी करूंगा। दानिश भाई, प्लीज रास्ते से हट जाएं। गली में सुफियान मेरा इंतजार कर रहा है। सुफियान? वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो मैं अभी देखता हूँ। दानिश गुस्से में गली की तरफ भागा, लेकिन जुनैरा ने फुर्ती से सुफियान की गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। सुफियान, जल्दी करें, दानिश भाई पीछे आ रहे हैं। सुफियान ने तेजी से गाड़ी भगाई और पीछे दानिश की आवाजें दूर होती गईं। सुफियान, आपको बहुत ही खतरा मोल लेना पड़ेगा। दानिश भाई बहुत ही गुस्से में थे। परेशान मत हो जुनैरा, हम सीधा उस फर्म के ऑफिस जा रहे हैं। वहाँ के मैनेजर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुफियान, आपके घर का क्या होगा? आपकी खाला और उनकी बेटी तो आज आने वाली थी ना? मैंने अम्मी को फ़ोन पे साफ कह दिया है कि मैं घर नहीं आ रहा। मैं तभी आऊँगा जब वो तुम्हारे बारे में अपनी ज़ुबान दुरुस्त करेंगी। सुफियान, आप मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? क्योंकि जुनैरा, तुम वही हो जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूँ। अब ये ऑफिस आ गया है, जाओ
और जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालो। मैं जा रही हूँ सुफियान, लेकिन क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगी? मैं यही हूँ, जब तक तुम वापस नहीं आती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम यहाँ इस दफ्तर में बैठकर मीटिंग्स कर रही हो और वहाँ तुम्हारे बाप की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। तुम्हें जरा बराबर भी शर्म नहीं आई जुनैरा? दानिश की धार ने पूरे ऑफिस के पुरसकून माहौल को हिला के रख दिया। दानिश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज शोर मत मचाएं। ये मेरा वर्क प्लेस है। यहाँ सब देख रहे हैं। देखने दो इन सबको कि एक बेटी अपने बाप को अस्पताल छोड़ के यहाँ नौकरी के ख्वाब देख रही है। अब्बा को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है और वो इमरजेंसी में है, और ये सब तुम्हारी इस बदतमीजी और फरार की वजह से हुआ है। जुनैरा के हाथ से फाइलें गिर गई। क्या? अब्बा अस्पताल में है? वो ठीक तो है ना? अम्मी कहाँ है? अम्मी अस्पताल के फर्श पर बैठी अपनी किस्मत को रो रही है, और सुफियान की माँ वहां आकर पूरे अस्पताल के सामने हमें ताने देकर गई है कि तुम्हारी बेटी सुफियान के साथ भागी हुई है। अब खुश हो तुम? दानिश ने जुनैरा का बाजू पकड़ के उसे कुर्सी से उठाया। दानिश साहब, हाथ छोड़े जुनैरा का। आप यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं कर सकती। मैं जुनैरा को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। सुफियान, जो अभी अभी ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ था, दानिश के सामने आके खड़ा हुआ। अच्छा, तो तुम भी यहाँ हो? सुफियान साहब, आपकी मेहरबानी ने हमारे घर को आग लगा दी है। आपकी माँ ने मेरी माँ के दुपट्टे पे हाथ डाला है कि अपने बेटे को तुम्हारी बहन के चुंगल से छुड़ाने आए हैं। अब बहुत हो गया। जुनैरा मेरे साथ जाएगी, और आज उसका ये सारा डिग्री का शौक हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। सुफियान ने दानिश का हाथ झटक दिया। आप अभी गुस्से में हैं। जुनैरा कहीं नहीं जाएगी। वो जॉब ज्वाइन करने आई थी जिसका उसे पूरा हक है। हक की बातें आप ख़त्म होगी सुफियान। जुनैरा, चलो मेरे साथ। अब्बा अगर बच गई तो शायद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखना चाहे, लेकिन तुम्हें तो ये दिखाना है कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं। दानिश भाई, मैं चल रही हूँ। सुफियान, आप प्लीज अभी हमारे पीछे ना आए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैं अब्बा को देखना चाहती हूँ। जुनैरा, मैं तुम्हें तना नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल में मेरी माँ भी मौजूद है। मुझे वहाँ होना चाहिए ताकि मैं सच बता सकूँ। नहीं सुफियान, अगर आप वहाँ आए तो खून खराबा हो जाएगा। दानिश भाई का गुस्सा देखें। प्लीज अभी अस्पताल मत आए। जुनैरा ने रोते हुए बैग उठाया और दानिश के पीछे भागी। अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचते ही जुनैरा ने देखा कि सुफियान की माँ और उसकी अपनी माँ के दरमियान तल्ख कलामी हो रही थी। देखो सुरैया बेगम, अपनी बेटी को संभालो। मेरी बेटी को उसने अपने पीछे लगा रखा है। आज वो घर में होने वाली मंगली छोड़कर उसके पीछे ऑफिस पहुंच गया। ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, बल्कि खानदान उजाड़ देती हैं। सुफियान की माँ की आवाज पूरे वार्ड में गूंज रही थी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो तो सिर्फ पढ़ने गई थी। आप खुदा का खौफ करें। मेरा शौहर अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जुनैरा की माँ ने सिसकते हुए जवाब दिया। जुनैरा जैसे ही करीब पहुंची, सुफियान की माँ ने उसे देखते ही हकारे से मुंह फेर लिया। लो, आ गई मलके आलिया, अपनी डिग्री का तमगा सजाकर। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने मुझ पर जुबान चलाई है। मैं तुम जैसी लड़की को कभी अपनी घर की बहू नहीं बनाऊंगी, चाहे सुफियान कवारा ही क्यों ना बैठा रहे। जुनैरा खामोशी से आई, यूके के शीशे के पास खड़ी हो गई, जहां उसके अब्बा ऑक्सीजन मास्क लगाए सुध पड़े थे। अब्बा, मुझे माफ कर दे। मैं सिर्फ अपने ख्वाब पूरा करने चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इसकी कीमत आपकी जिंदगी होगी। दानिश ने पीछे से आकर जुनैरा का कंधा झटका। अब इन मगरमच्छ के आंसू का कोई फायदा नहीं। अब्बा ने वसीयत की है कि अगर वो बच गई तो तुम्हारी शादी उसी वक्त रहीम चचा के बेटे से कर दी जाएगी। वही जाहिल लड़का जिसे तुम देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब तुम्हारी डिग्री वही संभालेगा। अम्मी, खुदा के लिए अब्बा से कहें कि ऐसा फैसला ना करें। रहीम चचा का बेटा तो स्कूल भी नहीं गया। वो मेरी डिग्री और मेरी मेहनत को पल भर में राख कर देगा। मैं उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी? जुनैरा ने आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठकर अपनी माँ के पांव पकड़ लिए। अब तुम्हारी पसंद नापसंद का वक्त गुजर गया है जुनैरा। तुम्हारे अब्बा ने होश में आते ही पहला लफ्ज यही बोला है कि वो तुम्हारा बोझ अब अपने कंधों पर नहीं रख सकती। सुफियान की माँ ने जो जिल्लत हमें दी है उसका दाग सिर्फ तुम्हारी रुखसती से ही धुल सकता है। लेकिन अम्मी, सुफियान तो मेरा साथ दे रहा है। वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो सब ठीक कर देगा। सुफियान का नाम मत लो इस घर में। उस लड़के ने तुम्हें शह दी और तुम घर की दीवारें फलांग कर चली गई। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता तो अपनी माँ को हमारे घर आकर तमाशा लगाने से रोकता। अब रहीम चचा के बेटे से ही तुम्हारा निकाह होगा। यही तुम्हारे अब्बा का आखिरी फैसला है। उसी लम्हे कॉरिडोर के दूसरे कोने से सुफियान तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे उसके अब्बा भी थे, जो काफी गुस्से में लग रहे थे। जुनैरा, मैंने सुना है कि ये लोग तुम्हारी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? सुफियान ने जुनैरा के करीब आकर बेचैनी से पूछा। सुफियान साहब, आप अभी यहाँ से चले जाएं। क्या आपको सुकून नहीं आया हमारे घर को बर्बाद करके? दानिश ने सुफियान का रास्ता रोकते हुए तलखी से कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने अपने अब्बा को सब सच बता दिया है।
ابا آپ خود بتائیں کیا زنیرہ کی کوئی غلطی ہے؟ سفیان نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب میں معافی چاہتا ہوں اپنی بیگم کے رویے پر، لیکن سفیان کی ضد ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف زنیرہ سے۔ ہم اس معاملے کو بیٹھ کر سلجھا سکتے ہیں۔ سفیان کے ابا نے زنیرہ کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب کچھ نہیں سلجھ سکتا۔ آپ کی بیگم نے میری بہن کو بدچلن کہا، آپ کے بیٹے نے اسے گھر سے بھاگنے میں مدد دی۔ ہمارے لیے اب آپ کا خاندان اور یہ رشتہ مر چکا ہے۔ زنیرہ کا نکاح اگلے اتوار کو طے ہے۔ اب آپ تشریف لے جائیں۔ دانش کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ سفیان نے زنیرہ کی آنکھوں میں دیکھا جن میں بے بسی اور التجا تھی۔ زنیرہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کیا تم واقعی اس جاہل شخص سے شادی کر لو گی؟ کیا تمہارے خوابوں کی اتنی ہی قیمت ہے؟ سفیان میں کیا کروں؟ ابا کی زندگی داؤ پر لگی ہے، میں نے دوبارہ اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اپنی ڈگری کو جلا کے راکھ کر دوں۔ نہیں زنیرہ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج ہی اپنی ماں کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا، انہیں معافی مانگنی ہوگی۔ میں تمہیں اس طرح کسی کی قربانی بننے نہیں دوں گا۔ سفیان کے ابا نے سفیان کا ہاتھ پکڑا۔ چلو سفیان، یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ ابھی غصے میں ہیں، ہمیں گھر جا کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ زنیرہ نے سفیان کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ڈگری اور اس کی محبت دونوں ایک ایسی آگ کی نظر ہو گئے ہیں جسے اس کے اپنوں نے ہی بھڑکا دیا تھا۔ زنیرہ کھڑی کیوں ہو؟ چلو اندر، ابا کو وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اب تمہیں ان کے سامنے سر جھکا کر اپنی رضامندی دینی ہوگی، ورنہ یاد رکھنا اس گھر میں تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ دانش نے اسے بازو سے پکڑ کر وارڈ کی طرف دھکیلا، جہاں اس کا مستقبل ایک بار پھر اندھیری کی گرفت میں تھا۔ زنیرہ یہ لو عاقل کا فون، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دھیان رہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا جس سے تمہارے ابا کا بلڈ پریشر پھر سے شوٹ کر جائے۔ رحیم چچا نے بڑی مشکل سے ہی رشتہ منظور کیا ہے۔ امی نے کانپتے ہاتھوں سے فون زنیرہ کی طرف بڑھا دیا۔ میں اسے کیا بات کروں امی؟ جس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ نقشہ اور کاغذ میں کیا فرق ہے، وہ میری 4 سال کی محنت کا کیا کرے گا؟ زنیرہ نے فون ہاتھ میں لیا تو دوسری طرف سے ایک بھاری اور جاہلانہ آواز آئی۔ ہیلو زنیرہ بی بی، سن لو، میرے گھر میں یہ ڈگری وگری نہیں چلے گی۔ نکاح کے اگلے دن ہی تمہاری یہ ساری فائلیں اور وہ جو کالا کالا بورڈ تم اٹھائے پھرتی ہو وہ میں چولہے میں جھونک دوں گا۔ مجھے ایک گھریلو عورت چاہیے، کوئی انجینئر نہیں۔ زنیرہ کا جی چاہا کہ وہ فون دیوار پہ دے مارے، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور دانش خون خوار نظروں سے اندر داخل ہوا۔ ابا کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے زنیرہ، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ انہیں دوسرا اٹیک پڑا ہے، اور اس کی وجہ وہ شور ہے جو ابھی ابھی سفیان کی ماں نے ہسپتال کے باہر مچایا ہے۔ وہ عورت پولیس کو لے کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم نے سفیان کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا؟ سفیان کو اغوا؟ سفیان تو خود میرا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ عورت اتنی گر جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ زنیرہ بدحواسی میں باہر کی طرف بھاگی تو دیکھا کہ کوریڈور میں پولیس کے 2 سپاہی کھڑے ہیں اور سفیان کی ماں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر رہی ہے۔ یہی ہے وہ لڑکی، اسی نے میرے بیٹے پہ جادو کر رکھا ہے۔ میرا بیٹا کل سے گھر نہیں آیا، اسی نے اسے کہیں چھپا دیا ہے تاکہ ہماری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ انسپکٹر صاحب اسے ابھی گرفتار کریں۔ سفیان کی ماں کی آواز ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ بکواس بند کریں آپ، سفیان اپنی مرضی سے میرا ساتھ دے رہا تھا، وہ آپ کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں گیا ہوگا۔ میں تو خود یہاں ہسپتال میں قید ہوں۔ زنیرہ نے ہمت کر کے جواب دیا تو پولیس والے نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ چلے بی بی، تھانے چل کے بات کریں گی، آپ کے خلاف باقاعدہ رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اسی چھینا چپٹی میں ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا، اس کا چہرہ سفید تھا۔ سب خاموش ہو جائیں، مریض انتقال کر گئے ہیں۔ صدمہ بہت ہی گہرا تھا، وہ برداشت نہ کر سکے۔ زنیرہ کو لگا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ ابا، ابا نہیں رہے؟ اس کی چیخ حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ دانش نے دیوانہ آواز زنیرہ کی طرف دیکھا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ تم نے مار دیا میرے ابا کو زنیرہ، تمہاری اس منحوس ڈگری اور سفیان کی محبت نے میرے باپ کی جان لے لی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پولیس والوں نے دانش کو پیچھے ہٹایا، لیکن سفیان کی ماں ابھی بھی وہیں کھڑی طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ لو، اب اپنے باپ کے جنازے پر اپنی ڈگری کا جشن مناؤ، میں تو ابھی تم پر کیس کروں گی۔ زنیرہ نے اپنے ابا کی بے جان جسم کو دیکھا اور پھر ان ہتھکڑیوں کی طرف جو پولیس والے اس کے ہاتھوں میں پہنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس کا گھر، اس کا باپ اور اس کا مستقبل سب کچھ راکھ کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ ہسپتال کے مردہ خانے کے باہر حبس اور موت جیسی خاموشی تھی، جہاں زنیرہ کے ابا کی میت رکھی تھی۔ پولیس زنیرہ کو لے جانے کے لیے ہتھکڑیاں نکال چکی تھی کہ اچانک سفیان ہانپتا ہوا کوریڈور میں داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ انسپکٹر رک جائیں، یہ رپورٹ جھوٹی ہے، میں نے اسے خود اپنے خون سے لکھا ہے،
सुफियान ने एक स्टैम्प पेपर इंस्पेक्टर के सामने फेंक दिया। सुफियान की मां ने हैरत से अपने बेटे को देखा। सुफियान, ये क्या पागलपन है? तुम इस आवारा लड़के के लिए अपनी माँ को झूठा साबित कर रहे हो। सुफियान ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी थी। अम्मी, आपने जुनैरा के अब्बा को मार दिया। आपने उसकी इज्जत नीलाम की और अब आप इसे जेल भेजना चाहती हैं। मैंने इस कागज पर लिख दिया है कि मैंने जुनैरा को जबरदस्ती अपने साथ चलने पे मजबूर किया था। इसलिए अगर कोई मुजरिम है तो वो मैं हूँ। सुफियान, तुम होश में तो हो? तुम जेल जाओगे। सुफियान के अब्बा ने उसे झंझोड़ा। जाने दे अब्बा, इस घर की कैद में वो जेल बेहतर है, जहाँ सच बोलने की इजाज़त हो। सुफियान ने जुनैरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अपने बाप की मौत का ऐसा जमूद तारी था कि वो पत्थर की लग रही थी। पुलिस वाले ने सुफियान को गिरफ्तार करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दानिश ने दीवानावाज चीख कर सुफियान पर हमला कर दिया। तुमने हमारे घर को शमशान बना दिया। दानिश ने सुफियान का गला दबोच लिया। अस्पताल के कॉरिडोर में कयामत खेज हंगामा बरपा था। पुलिस वाले दानिश को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी धक्कम पेल में जुनैरा ने खामोशी से पुलिस वाले की पेटी से पिस्टल निकाल लिया। सब रुक जाएं। जुनैरा की गरजदार आवाज ने पूरे अस्पताल को साकित कर दिया। उसने पिस्टल की नाली अपनी कनपट्टी पर नहीं, बल्कि अपनी उसी डिग्री पर रखी जो उसके दूसरे हाथ में थी। अम्मी अब्बा चले गए। दानिश भाई कातिल बनने पे तुले हैं और सुफियान की माँ मुझे आवारा कहती है। आप सबको यही चाहिए था ना कि ये डिग्री खत्म हो जाए। उसने एक जोरदार फायर किया। गोली डिग्री के कागजात और फाइल को चीरती हुई फर्श में जा धंसी। कागज के पुर्जे हवा में उड़ने लगे। जुनैरा ने पिस्टल नीचे फेंक दिया और सुफियान के पास आके खड़ी होगी। सुफियान, तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा। अगर अब भी तुम मेरा साथ थामना चाहते हो तो याद रखना, अब हमारे पीछे सिर्फ जनाजे और बद्दुआएं हैं। सुफियान ने लरसते हाथों से जुनैरा का हाथ थाम लिया। दानिश ने वहीं फर्श पर बैठकर धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया, जबकि सुफियान की माँ अपनी हार पर साकित रह गई। जुनैरा और सुफियान अपने बाप की मैयत को पीछे छोड़कर अस्पताल के उसी खूनी कॉरिडोर से बाहर निकलने लगी, जहां उन्हें मिलना तो नसीब हुआ था, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसका बोझ वो शायद सारी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। जुनैरा की फटी हुई डिग्री के टुकड़े कीचड़ में रुल रहे थे और सुफियान का हाथ उसके हाथ में ऐसी जंजीर की तरह था, जो उन्हें जोड़ तो रही थी, लेकिन हमेशा के लिए अपनों से दूर कर चुकी थी।